Great. Okay, then first question for you. ये अब ये मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे कि आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, देन यू विल बी गिवन 4 स्टेटमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एंगस मैडिसन डेटाबेस। अगर आपने बुक खोल के देखा है तो आपके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बताइए, 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन। India and China contributed 50.5% of global GDP. By 1600, China's GDP share was 29%. India's was 52%. A century after, India's GDP share rose to 24.4%. क्वेश्चन पढ़ लिया? यस। अब इसमें से ऑप्शंस देखिए। दीज आर दी ऑप्शंस, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको इसमें बताना है। चलिए, 30 सेकेंड टाइम, बताइए इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है। ऑप्शन डी, हार्दिक कह रहे हैं सी, 1 2 एंड 4। बाकी लोग भी बताओ। लक्ष्मी ने बोला ए, ओके। बताइए बताइए जल्दी, बाकी लोग भी आंसर करो। सी, ठीक है। तो एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। इंडिया एंड चाइना कंट्रीब्यूटेड 50.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 1000 एडी। ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया और चाइना, ये ना स्टेटमेंट आप जब देखोगे तो एक्चुअली ये बता रहा है कि हम लोग का ब्रिटिशर्स जब आए थे उसके पहले कितना ज्यादा था ग्लोबल जीडीपी। मतलब हम लोग का जो नेशनल इनकम था इंडिया प्लस चाइना, जितना हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, दैट वाज मोर देन 50%। सही स्टेटमेंट है। बाय 1600 AD, China's GDP share was 29%. This is also correct. चाइना का शेयर डिक्रीज हुआ था, ठीक है, एकदम सही है। बाय 1600 AD, India's GDP share was 52%. अब देखिए, 50.5% अगर यहाँ पे दोनों का है तो इंडिया का बढ़ के कैसे हो सकता है 52%, है ना। तो ये स्टेटमेंट देखने से ही गलत पता चल रहा है। तो ये 52% नहीं था, दिस वाज अराउंड 23%, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। And a century after 1600 AD, India's GDP share rose to 24.4% of world output. So this statement is also right. तो हमारे पास कौन कौन से सही बचे? 1 2 and 4, 1 2 and 4, ऑप्शन सी। जिस जिसको ऑप्शन सी सही है दिया आपने, उसका आंसर सही हो गया, ठीक है। तो एंगस मैडिसन डेटाबेस आया था, इन लोगों ने, इन्होंने बताया था इसमें कि ब्रिटिशर्स के पहले इंडिया और चाइना का एक्चुअली शेयर कितना ज्यादा था, इंडिया ग्लोबल जीडीपी में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उसके बाद हम लोग का जो प्रोपोर्शन था वो कम होता गया था, ठीक है। मोर ओवर, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी ऑल्सो इंडिया की रैंक काफी अच्छी थी। हम लोग पीपीपी जो होता है उसमें भी इंडिया की रैंक थर्ड थी, है ना। ये सारी चीजें उसमें होती हैं, मतलब ये सारी चीजें हमको बता रहे हैं एंगस मेडिसिन डेटाबेस में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी। अगेन डेटाबेस क्वेश्चन है, बताइए। British colonization caused India's GDP share to rise to 24.4% by 1820. By 1820, India's GDP share was 16.1%. In 2021, India's contribution to global GDP was 7.3%. And in terms of GDP purchasing power parity, India's rank was first in the world. ये है ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बी, बी, ओके, बी, वेरी गुड, ठीक है। बी है 2 and 3 एंड दैट इज द राइट आंसर। 2 and 3 इज द राइट आंसर। देखिए अब
स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 तो एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। बी वेरी गुड। तो अगर आपको सही आंसर पता है तो यू नो इट इज 16.1 नॉट 24.6। ठीक है, तो ये गलत हो गया, बी सही है। इन 2021 ये एकदम सही डेट है, 7.3%। देखिए हम लोग का जब शुरू हुआ था उस टाइम पे, जब 1600 का टाइम था या उसके पहले का टाइम था, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा था। फिर इंडिया का जीडीपी कम हो गया है, अभी भी हम लोग उस लेवल पे नहीं आ पाए हैं। बीच में तो काफी कम हो गया था, ब्रिटिशर्स से अराउंड 3% हो गया था। आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस के हम लोग इंक्रीज किया है, डेवलप हुआ है, बट 7.3% ही हो पाया है। वो नहीं हो पाया 23-24% वाला। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, ये फर्स्ट नहीं है, इट वाज थर्ड। तो फिर बी एंड बी ऑप्शन यानी कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो फिर ये डेटा भी हम लोगों को, कुछ डेटा एंगस मेडिसिन डेटाबेस से मिला है, कुछ आईएमएफ ने दिया है, जो हम लोग का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ब्रिटिश एरा में किस तरीके से जो फेजेस थे, there were different phases, there were three phases in which the British era is characterized. Early phase जो हम लोग का होता है 1600 से ऑलमोस्ट रिवॉल्ट तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 1857 तक दूसरा होता है, और फिर उसके बाद 1858 से लेकर बाद में जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद तक, तो किस तरीके से हम लोगों का सिचुएशन चेंज हुआ है। जब ब्रिटिशर्स आए थे तब जीडीपी कम हुआ था, उन्होंने किस तरीके से डेवलपमेंट जो भी किया, लाइक रेलवेज का डेवलपमेंट किया, इट वाज बेसिकली फॉर देयर ओन ट्रांजिट। हम लोग के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने नहीं किया था कि इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन में ला रहे हैं, नहीं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन दैट वाज हैपनिंग, तो यहाँ से क्या हो रहा था, जो चीप रॉ मटेरियल था इंडिया से, दैट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड एंड फिनिश्ड गुड्स वर इम्पोर्टेड। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हम लोग का जीडीपी में जो भी कंट्रीब्यूशन था या हम लोग का ग्रोथ था वो कम हो गया था, है ना। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स हैं जिनके नाम लिए जाते हैं, जैसे कि दादा भाई नारोजी ने दिया था, आरसी दत्ता ने बताया था, सीएन वकील, इन सब ने बताया है। क्या टर्म यूज किया था, एक टर्म यूज किया था, वेल्थ ड्रेन। राइट, वेल्थ ड्रेन। इंडिया का वेल्थ, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, इंडिया का वेल्थ ड्रेन करके ब्रिटेन ले गए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखना है। कहीं भी अगर ब्रिटिशर्स को लेकर कुछ पॉजिटिव दिया होगा तो वो तो गलत ही हो जाएगा। राइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज इकोनॉमी अंटिल 1950 आर ट्रू। अगेन 1950 तक इंडिया के इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। Agriculture contributed more than half of India's GDP. Industry share in the GDP was greater than that of agriculture. Services sector accounted for less than one third of the GDP, and the combined contribution of industry and services was less than agriculture. And here are the options. बताइए। देखिए अब इन क्वेश्चंस को क्या लगता है ना, इतना सारा डेटा दिया है, इंसान देख के कंफ्यूज हो जाता है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। बट बहुत बेसिक स्टेटमेंट्स है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर स्ट्राइक कर जाएगा। अंटिल 1950 पूछा गया है। आंसर्स ए, आदित्य ने बोला ए, ओके। और बाकी लोग, या बाकी लोग को भी ए लग रहा है? ए, ए, ठीक है, सब लोग ए आंसर कर रहे हैं। ए इज 1, 3 and 4। देखते हैं। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड मोर देन हाफ ऑफ इंडिया जीडीपी, यस। अब देखिए जब स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास तीन सेक्टर्स है ना, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, एंड देन वी हैव सर्विसेज। तो शुरू में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थी, उसके साथ साथ में जीडीपी भी एग्रीकल्चर में था। इंडस्ट्री वॉज ग्रोइंग, सर्विसेज एक तरीके से स्टेबल बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा था। तो दिस इज करेक्ट। इंडस्ट्री शेयर इन द जीडीपी वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गए, और हमको पता है कि नहीं एग्रीकल्चर ही ज्यादा स्ट्रांग था, इसको कैंसिल आउट कर दिया। फिर उसके बाद सर्विसेज सेक्टर। अच्छा, अगर हमको आंसर अगर नहीं पता तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है तो जिस जिस ऑप्शन में सेकंड है उसको हटा दो। डी में सेकंड है, कैंसिल हो गया। सी में सेकंड है, कैंसिल हो गया। डी में सेकंड है, कैंसिल हो गया। बचा क्या, बस ए बचा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। सर्विसेज सेक्टर अकाउंटेड फॉर लेस देन वन थर्ड ऑफ द जीडीपी, हाँ ठीक है।
and then the combined contribution of industry and services was less than that of agriculture. Agriculture ना 50% से ज्यादा, 50 क्या 64% के अराउंड एग्रीकल्चर चल रहा था, है ना. इंडस्ट्रीज का कम था, इंडस्ट्रीज का 20% में था या 25% के आसपास में था, एंड सर्विसेज का भी उसी के अराउंड में था. तो ये ठीक है. 1950s के टाइम पे 1, 3 and 4 दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. What was the ranking of various sectors based on their contribution to India's GDP in 1980 to 81? 1980 to 81. ये ऑप्शंस है. कंट्रीब्यूशन बताना है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू लोएस्ट कंट्रीब्यूशन. 80, 81. ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है. बताइए. दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. ए. ओके, और लोग बताओ. ए. वो जो आप लोग का एक टॉपिक है ना, इकोनॉमी टिल 2008, आफ्टर 2008, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2008 में जब वो ग्लोबल क्राइसिस आया था, उसके इफेक्ट के पहले और बाद में क्या सिचुएशन थी. सब ए बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं. 1980-81 की बात हो रही है यहाँ पे. 1980-81 यहाँ पे नहीं था. करेक्ट आंसर इज बी, सर्विसेज. ऐसा पहली बार हुआ था कि सर्विसेज ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को सरपास कर दिया था. ठीक है. 80 यहाँ इसको ना एक चीज बोली जाती है, एक टर्म दिया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. प्रोफेसर राज कृष्णा का ये टर्म था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. किसका टर्म था? प्रोफेसर राज कृष्ण. उन्होंने क्या बोला था कि इंडिया का ग्रोथ बहुत कम हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा है. एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी बाकी सारी चीजों को सरपास किया हुआ है. लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, 80-81 के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, यहाँ पे सर्विस सेक्टर बढ़ के 38% हो गया था. एग्रीकल्चर वॉज 36%. इंडस्ट्री बहुत कम होके 25%. ठीक है. बहुत सारे रीजन थे इसके, सर्विसेज सेक्टर के इंक्रीज होने के. बट ये 80-81 का जो टाइम पीरियड है ना, इसका सही आंसर क्या है? बी, सर्विसेज वर ग्रेटर देन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से ज्यादा था. ठीक है. तो ये याद रखना है. टाइम पीरियड देखो, अगर ये 1950 के टाइम का होता जो लास्ट क्वेश्चन में था, तब एग्रीकल्चर डेफिनेटली ज्यादा था. बट अभी की जब बात हो रही है 80-81 के टाइम की, तो फिर ये वाला सही होगा. ओके, ठीक है. चलिए, ये याद रखिए. करंट सिनेरियो में तो फिर यही आएगा, करंट सिनेरियो में. करंट सिनारियो में भी एकदम सही है. करंट सिनारियो में सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जीडीपी कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट. प्रेजेंट ऑल्सो विल बी सर्विस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, राइट? हाँ. तो मतलब 1980 to 81 के बाद में जो भी डेटा रहेगा वो सर्विस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रहेगा. नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है. डेटा चेंज भी हुआ है बीच में. ओके देन 2008 के बाद में मतलब सर्विस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रहेगा, और 1982 2008 तक सर्विस, ऐसा है या फिर कैसा है? मतलब वो एक बार बता देंगे क्या टाइम फ्रेम? देखिए, फ्लक्चुएट हुआ है. फ्लक्चुएट हुआ है, डेफिनेटली फ्लक्चुएट हुआ है. 80-81 मोस्टली ऐसे क्यों मेंशन किया जाता है? क्योंकि कुछ सर्विस सेक्टर से रिलेटेड स्टेप्स लिए गए थे. हम लोग ने प्लानिंग क्योंकि स्टार्ट कर दी थी. 5 ईयर प्लान जब हम लोग के स्टार्ट हो गए थे, लिबरलाइजेशन हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट वहां पे करना, मतलब प्लान स्टार्ट हो गया था. तो सर्विस सेक्टर को ज्यादा फोकस किया गया था. फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो हो रहा था. ठीक है. तो इस वजह से सर्विस सेक्टर सरपास कर गया था. इस वजह से सर्विस सेक्टर सरपास कर गया था. वरना जीडीपी कंट्रीब्यूशन की जब बात होती है, तो उसके पहले क्या था? एग्रीकल्चर ही था, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्वमेंट था. फिर उसके बाद अब के टाइम पे भी सर्विस सेक्टर ज्यादा है. जीडीपी कंट्रीब्यूशन में अभी के टाइम पे भी सर्विस सेक्टर ज्यादा है. तो बहुत अर्ली टाइम पीरियड में देखोगे तो यस एग्रीकल्चर, उसके बाद का अभी का रिसेंटली देखोगे तो सर्विसेज वुड भी ज्यादा. एंड इंडस्ट्री मोर और लेस हम लोग का कांस्टेंट ही रहा है. क्यों? क्योंकि ज्यादा कुछ इंक्रीज हुआ नहीं है इंडस्ट्री में. अगर कंट्रीब्यूशन देखो, तो फिर प्रेजेंट के टाइम पे ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर का कितना चल रहा है? बहुत कम रह गया. 20 से भी कम परसेंट में रह गया एग्रीकल्चर. 20 से भी कम परसेंट में रह गया. सर्विसेज बढ़ के 50% से ज्यादा हो गया है ना. इंडस्ट्री 20s में ही रहता है, 28%, 25%, इस तरीके से.
ठीक है, और ये चीज देखी जा रही है, आप एकदम सही कह रहे हो, ये चीज देखी जा रही है 80-81 के बाद से ही, जब एग्रीकल्चर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सर्विसेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, प्रेजेंट डेटा अभी यही है, सर्विसेज सेक्टर ने बहुत ज्यादा सरपास कर दिया है ऑलरेडी एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are true about India during the British period? Again, same question. ये अभी हम सब चैप्टर 1 से ही चल रहे हैं, ओवरव्यू से ही सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने लिए। दादा भाई नारोजी published estimates of India's national income in 1867-68. The per capita income of India in 1867-68 was rupees 340. By 1948-49, the per capita income was rupees 142. And by 1600, India's share of global income was more than 20%. पहले मुझे दादा भाई नारोजी ने जो बुक लिखी है उसका नाम बताओ। दादा भाई नारोजी ने एक बुक लिखी है, उसका नाम बताओ। बुक का नाम बताइए। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी गुड। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नारोजी ने ये बुक लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। कब एस्टिमेट्स दिए थे दादा भाई नारोजी ने? अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, सही आंसर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। पास, हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। नहीं पता, ओके, सी, ओके। चलिए तो फिर हम लोग खुद ही देख लेते हैं। दादा भाई नारोजी पब्लिश एस्टिमेट्स ऑफ इंडिया नेशनल इनकम इन 1867-68। ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन 1867-68 वाज रुपीज 340। ये नहीं है, पता है कितना था? ओनली रुपीज 20। पर कैपिटा इनकम दादा भाई नारोजी ने जो एस्टिमेट्स कलेक्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग केवल रुपीज 20 था। By 1948-49, the per capita income was rupees 142 per annum. Yes, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। And in 1600 AD, India's share of global GDP was more than 20%. अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में डाउट हुआ है ना कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि एटलीस्ट एक चीज तो आपको पता होगी ना। रुपीज 340, हम लोग 1867-68 की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की, जब ब्रिटिशर्स आए थे नया नया। ठीक है, तो उस टाइम पे तो खराब हालत थी, तो 340 तो नहीं रहा होगा। ठीक है, तो 2 हटा सकते हैं हम लोग। ए से हटा दिया, डी से हटा दिया, बचा हमारे पास 1, 3 एंड 4 एंड 4 ओनली। अब इसमें से अगर एक भी चीज हम लोग को सही पता है तो हमको पता होगा कि एक ही स्टेटमेंट नहीं सही हो सकता, तो अगर आप गेस भी करोगे ना तो आप सी को गेस करोगे, है ना। तो थोड़ा सा वहां पे आपको अपना, आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखो एंड देन ट्राई टू आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was India's per capita income in 1948-49 prices according to दादा भाई नारोजी's estimate? अच्छा, ये तो हम लोग ने ऑलरेडी आंसर भी कर लिया है अभी, बताइए। अब इस वाले क्वेश्चन पर, What was India's per capita income in 1948-49 prices according to दादा भाई नारोजी's estimates for the year 1867-1868? ए, ठीक है। अब सबको याद रहेगा रुपीज 20 पर एनम, ये सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। दादा भाई राणोजी, बुक का नाम, ये सारी चीजें जो उन्होंने मेन मेन एस्टिमेट किया था। ठीक है, ओके नेक्स्ट। एक और चीज जो इस क्वेश्चन में थी, ये जो 340 है ना, ये 340 करोड़ इनकम था, पर कैपिटा इनकम इस टाइम पे ये था। एंड देन 1867-68 के आसपास में 340 करोड़ हम लोग का नेशनल इनकम था। ठीक है, ये डेटा भी याद रखते हैं। ओके नेक्स्ट।
C would be right. कौन से क्वेश्चन का? This one? Next. क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? पर कैपिटा इनकम पूछ रहे हैं. हाँ, तो 1867 1868 का ही तो पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में. 1948 में उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली 1867-68 के प्राइसेस दिए थे. मतलब उन्होंने 1867-68 के एस्टिमेट्स दिए थे, उसका पूछा गया ₹20 पर एन. 1867-68 वाला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर. What was the main reason for the high growth rate during the 8th 5-year plan? ठीक है, 8th 5-year plan में हाई ग्रोथ रेट का रीजन क्या था? मैम सॉरी टू इंटरप्ट. हाँ जी. मैम प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है कि रेट कितना था 1948 में. फर्स्ट लाइन पढ़िए ना क्वेश्चन का. व्हाट What? वाज द इंडियाज फर्स्ट कैपिटल इन 1948. वैसे नहीं पूछा है कि 1967 में क्या रेट था पर कैपिटा इनकम. तो 142 विल बी राइट आंसर. अच्छा, व्हाट वाज इंडियन, एक्चुअली क्वेश्चन का मेन जो पूछ रहा था वो यही था ए, बट हाँ अगर 1948-49 प्राइसेस में है तो 142 पर एनम था. जैसे क्वेश्चन का जो इंटेंशन था वो ये है कि 1867-68, क्योंकि मेन उन्होंने जो एस्टिमेट्स दिए थे वो इसी साल के लिए दिए थे, तो अगर दादा भाई नारोजी से रिलेटेड पूछा जाएगा तो वो इसी से पूछा जाएगा. मतलब क्वेश्चन ही ऐसा तो ट्विस्ट रहेगा मैम, तो पता कैसे चलेगा हमें? पता कैसे चलेगा हमें? मैम यहाँ पे तो सीधा लिखा है कि व्हाट वाज द इंडिया पर कैपिटा इन 1948. आंसर विल It's, बी 142 राइट देन. देखिए 9. हाँ ठीक है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसके फॉर्मिंग में हो रहा है, बट एक्चुअली दादा भाई नारोजी के एस्टिमेट से रिलेटेड पूछा ना, फॉर द ईयर, इसलिए इसका आंसर ए लिखा है हम लोगों ने. इसीलिए इसका 1867-68 वाले टाइम पे लिखा है. देन करेक्ट आंसर कैसे पता चलेगा भाई? इसमें कैसे पता चलेगा मुझे भी कि चलिए, हो सकता है ये आपको फ्रेमिंग की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, परेशान मत हो उस चीज में, कोई बात नहीं. फ्रेमिंग की वजह से आपको लग रहा होगा क्वेश्चन में. बट ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्टली पूछा होता व्हाट वाज इंडियाज पर कैपिटा इनकम इन 1948-49, बस यहाँ पे खत्म हो गया होता. बट ये हमें पूछ रहे हैं कि फॉर द ईयर 1867-1868 करके, ऐसे करके पूछ. ठीक है, इस साल के हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई बात नहीं. थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग में आप. अभी के टाइम पे क्वेश्चन वही पूछ रहा है ना कि 1948 में कितना था देन. क्वेश्चन का इंटेंशन तो ये था. ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रेम करने में दिक्कत हो गया होगा, इस चीज को इतना ज्यादा परेशान थोड़ी ना होना ठीक है मैम. है ना. उतना परेशान मत हो, एक ही तो क्वेश्चन था. मैम एक क्वेश्चन या एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें कैसे, कुछ ट्रिक है आपके पास, पता चलना चाहिए. देखिए, वो रीड करने पे ही समझ में आएगा कि जैसे मैं तो इसी चीज को क्वेश्चन को देख रही हूँ कि दादा भाई नारोजीज एस्टिमेट फॉर द ईयर, तो मैंने वहां पे देख के उसको 20 किया. पर अगर ये 1848-49 वाले 1948-49 वाले प्राइसेस का करेगा तो फिर वो उसका दूसरा आंसर होगा. बट यहाँ पे फॉर द एस्टिमेट्स वाला था ना, मैम यहाँ पे इसलिए ऑप्शन क्या है नीचे का मैम? नीचे ऑप्शन. ऑप्शन. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है क्लास? सॉरी टू इंटरप्ट यू. मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कैसा चल रहा है क्लास? नाइस सर। नाइस. तो आज अभी अभी तक फर्स्ट चैप्टर हुआ है.
देखो, क्वेश्चन अगर कभी भी इस तरह का आएगा ना कि जिसमें दिया हुआ है कि व्हाट वाज इंडियाज पर कैपिटा इनकम इन 1948 एंड 1949, तो ये वाले पार्ट को आपको याद रखना है कि उस वक्त जो डेटा था 142 रुपीज था पर एनम। ठीक है। उसके बाद वाला अगर दादा भाई नौरोजी एस्टिमेट फॉर द ईयर 1867-68, इसमें 20 रुपीज था पर एनम। ये दो डेटा आपके पास है। क्वेश्चन कभी भी आएगा तो ऑप्शन दोनों नहीं देगा इसमें। ठीक है। ये स्टेटमेंट आएगा दोनों के साथ, तो इसमें रहेगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 3 करेक्ट, तो आंसर आपका होगा 1 एंड 3। ठीक है। इसमें आपको मल्टीपल सिलेक्शन के लिए नहीं, सिंगल सिलेक्शन के लिए दिया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन अगर इस तरह से जब भी क्वेश्चन रहेगा जहां पे ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, आपके पास ये करेक्ट वाला डेटा होना चाहिए कि व्हाट वाज द इंडियाज कैपिटल इन 1948 एंड 1949। So your answer is 142 per annum. And another statement where Dada Bhai Nauroji estimates for the year 1867, वहां पे आपको 20 रुपीज दिमाग में रखना है। तो ये दो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन कभी भी आपसे अगर इस तरह से मल्टीपल सिलेक्शन का पूछेगा तो दो करेक्ट आंसर को आप दोगे आंसर। कभी भी यहाँ पे 20 और 142 आंसर जो है वो एक साथ इस तरह से रेगुलर एमसीक्यू में नहीं रहेगा, मल्टीपल सिलेक्शन में रहेगा। गॉट इट? ओके सर। एक्चुअली सर कंफ्यूजन कहाँ से आया, आप लोग को करंट और कांस्टेंट प्राइसेस का कॉन्सेप्ट पता है? जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, या पर कैपिटा इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस। आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है? बाकी जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यस मैम। है ना? तो जब दादा भाई नारोजी ने एस्टिमेट्स निकाले थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कांस्टेंट प्राइसेस निकाला था, करंट प्राइसेस निकाला था। इसीलिए ये दो अलग अलग थे, सेम ही चीज है। उन्होंने निकाला था जब एस्टिमेट, तो 20 रुपीज पर आनम आया था, वो करंट प्राइसेस पे था। ठीक है, वो करंट प्राइसेस पे था। फिर उन्होंने कांस्टेंट प्राइसेस यूज किया जिसमें बेस ईयर यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि तो अलग अलग एस्टिमेट्स थे। जब कांस्टेंट प्राइस पे निकालोगे दैट विल अमाउंट टू 142 पर आनम। इसीलिए यहाँ पे 20 पर आनम वाला आंसर जो था वो सही मार्क किया गया था। ओके मैम। तो जैसे आप बुक के डेटा में भी जाओगे जो इसमें दिया हुआ है, तो दादा भाई नारोजी ने ₹20 ही दिया है। उसको अगर हम लोग यूज करेंगे कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करने के लिए तो वो 142 अमाउंट करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस चीज पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग क्लियरली पढ़ के जाओ वहां। ओके मैम। ओके, नाउ इट इज क्लियर। करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस वाला डिफरेंशिएशन था वहां। सर, तनवीर सर। सर हैं अभी? हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी आई थिंक कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा वो उससे रिलेटेड। अरे वो सारे लोग इंटेलिजेंट हैं। हमारे हाँ। जितने भी स्टूडेंट हैं सारे इंटेलिजेंट हैं। ठीक है। और मुझे खुशी है कि मतलब few of मतलब are really exceptionally well in their preparation. तो we are expecting more than 70 in each of the paper जो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ाया है। ठीक है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे ही बहुत ही ब्रिलियंट हैं, और रात के भी क्लास में ये लोग के पार्टिसिपेशन अच्छे होते हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जितना आप क्वेश्चन पूछोगे उतना अच्छा है। बट अभी क्या है ना कि ये जितना आप रिवीजन कर लो, देखो ओवरव्यू ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये रिवीजन आपका हो रहा है। तो जितने भी डेटा इसमें मैम अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन जो आपका अपेयर हो रहा है उसको भी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे कहीं पर भी आपका बेस प्राइस है या करंट प्राइस है या बुक का नाम अगर मैम बता रही हैं वो नहीं है, तो वो आपको याद रखना है ये डेटा। क्योंकि आप जब बुक पढ़ने पढ़ोगे या रिवीजन करने चाहोगे तो उतना टाइम नहीं है रिवीजन के लिए। ये जो डेटा अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट मैम इज टेलिंग टू यू, आपको बता रही है वहां पे, वो आपको याद रखना है। तो अगर नहीं होगा तो नोट करते जाओ, एक नोट पैड ले लो और उस चैप्टर पे लिख दो ओवरव्यू। उसके अलावा जहां जहां कुछ देता है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी थी और ये इंडिया का जीडीपी कब कितना था, वो अपना एक नोट्स भी बनाते जाओ। तो रिवीजन करोगे तो आपको आसानी होगी। ये तो आपको आपको मिलेगा ही ये शीट, ये अपलोड हो जाएगा या अलग से मिल जाएगा आपको। लेकिन आप एक पेज ले लो नोटबुक टाइप का और हर एक चैप्टर पे लिख करके जो एक्स्ट्रा मैम बता रही है इस क्वेश्चन में वो जरूर से नोट करो आप। ठीक है।
क्लियर? आगे बढ़े मैम, बढ़िया आगे। तो एक चीज हाँ मैं जी। ये बोलूंगा कि आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। नोटबुक तो आप ले करके रखो ही। इसमें से हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 से 4 चैप्टर पर डे कवर करना है। और पर डे कवर करने का मतलब है कि क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पे आएंगे वो मोर देन 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 रहेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम 50 क्वेश्चन के अलावा जितने क्वेश्चन आपको जो डेटा बता रहे हैं वो कवर करेंगे, दैट दैट विल बी अराउंड 100 क्वेश्चन। तो एक सेशन में आपको 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ा देंगे। तो भले ही वैसे दिया हुआ है कि 500 क्वेश्चन आपसे डिस्कशन होगा, बट एक्चुअल में 1000 क्वेश्चन से भी ज्यादा हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो बताएंगे। ठीक है मैम, आगे बढ़े हम लोग। हाँ हाँ, और थोड़ा जल्दी जल्दी अभी आंसर करने की हाँ कोशिश आंसर करेंगे। आप जल्दी जल्दी करो। आप पार्टिसिपेट, देखो आपके बैंक का टाइम भी हो जाएगा ऑफिस का, तो आप एक क्वेश्चन में मत अटको। आप जल्दी जल्दी करो, ठीक है। अगर कोई क्लैरिफिकेशन लेना होगा मैम से, आप एक्स्ट्रा में क्लैरिफिकेशन ले लेना, बट आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो, अदरवाइज कवर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन करना मुश्किल हो जाएगा। ओके तो देन। अभी तक सेशन कैसा लगा आप लोगों को सारे को? सारे जरा से एक बार मुझे बताओ। गुड सर। अच्छा, अच्छा है ना, सही चल रहा है ना? ठीक है फाइन, तो आप लोग रिवीजन करो। हाँ गुड, आप लोग रिवीजन करो। और ये ये रिवीजन आप करने के बाद इट्स इट्स है ना, मतलब आप ऐसे समझ लो कि अ, इसके बाद आपको जब आप कुछ भी रिवीजन करोगे या मॉक टेस्ट दोगे, ना भी दोगे तो भी काम चलेगा। बट आई एम नॉट ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन आप नहीं करोगे। ये रिवीजन आप कर रहे हो, मॉक टेस्ट जैसे दे रहे देना। ये लेकिन इम्पॉर्टेंट सेशन है कि इसमें आपको उस टॉपिक से जितनी भी चीज है। वेरी गुड, थैंक्स थैंक्स एवरीवन। थैंक्स आशु, थैंक्स सिंह, थैंक्स राधा, थैंक्स ललित, थैंक्स परदास एंड चिराग, डीके, गीता, हार्दिक। ठीक है, तो आप लोग ये वाले सेशन को बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। तो आप लोग जो भी जितने लोग ने एनरोल कर लिया है आप लोग, ठीक है, वेल एंड गुड। और आप लोगों को लगता है कि वर्थ ज्वाइनिंग, तो आप लोग आज ही एनरोल कर लेना, ताकि आप लोगों का एक भी क्लास मिस नहीं करे, ठीक है। और मैम ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्या करें इसको, और एक बार जब फिनिश हो जाएगा तो भी एक बार फीडबैक ले लेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक ठीक, चलिए कंटिन्यू कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए बैक टू क्वेश्चंस फिर से। क्वेश्चन था, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान? Options: increase in domestic consumption, increase in government expenditure, increase in foreign capital inflow, और increase in the agricultural productivity। अब जल्दी जल्दी आंसर करेंगे क्योंकि हम लोग अभी फर्स्ट चैप्टर भी नहीं कर पाए, मैं 50 क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है। चलो बताओ करेक्ट ऑप्शन, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। सी, सी, ओके, सी एकदम सही, वेरी गुड। इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल इनफ्लो करेक्ट है। इंक्रीज इन डोमेस्टिक कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉरेन कैपिटल इनफ्लो स्टार्ट हो गया था जिसकी वजह से हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला था। ठीक है, हम लोग 5-year प्लान के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में जो है और डिटेल में करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What action did the Indian government take in response to the 2008 financial crisis to mitigate its effect on the economy? 2008 फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो इंडिया की इकोनॉमी ने, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया था? जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, फिस्कल स्टिमुलस दिया था, इंट्रोड्यूस द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इम्पोज कॉर्पोरेट टैक्स कट्स। बताइए। जो सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस, लेमैन कोलैप्स हुआ था 2008 में, ग्लोबल क्राइसिस आया था, इंडिया ने खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया? करेक्ट, बी, provided physical stimulus packages totaling rupees 1.86 lakh crores, 3.5% ऑफ जीडीपी हम लोग को स्टिमुलस दे दिया था। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर। तो एक तो ये याद रखना है, दूसरा ये अमाउंट भी याद रखना है।
अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं कि कितना स्टिमुलस था तो वो हमको पता होना चाहिए 3.5% ऑफ जीडीपी और 1.86 लाख करोड़ का स्टिमुलस दिया था। और भी बहुत सारे स्टिमुलस दिया था। उसके बाद ही हम लोग का कौन सा एक्ट आया था, एफआरबीएम एक्ट आया था, है ना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था। ये जो फिस्कल स्टिमुलस लिया था उसी के बाद आया था। ठीक है, आरबीआई ने भी मॉनेटरी कंडीशंस को अपना क्या किया था, एक उसको बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल या फिर लूज मॉनेटरी पॉलिसी यूज की थी आरबीआई ने, ताकि क्या हो, हम लोग का स्पेंडिंग बढ़े, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। What was the consequence of India's efforts to stimulate the economy in response to 2008 crisis? तो fiscal stimulus दे दिया, उसका consequence क्या था? Reduction in the fiscal deficit below the limit set by the FRBM Act, achievement of a balanced budget, increase in the current account deficit, or lowering of the gross domestic product. बताइए क्या इम्पैक्ट पड़ा स्टिमुलस का? सी, ओके, increase in the current account deficit. Others also answer, please. A, C, ठीक है, ए। अच्छा, मिक्स आंसर्स आ रहे हैं ए और सी में। अब देखिए ए क्या है, रिडक्शन इन द फिस्कल डेफिसिट बिलो द लिमिट, ये सेकंड कॉन्सिक्वेंस था। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या था, इंक्रीज इन द करंट अकाउंट डेफिसिट। हम लोग के करंट अकाउंट में क्या हो गया था, हम लोग डेफिसिट में चले गए थे, डिसइक्विलिब्रियम हो गया था। मतलब कि हम लोग का एक्सपेंडिचर वाज मोर देन आवर रिसीव, है ना, तभी डेफिसिट आता है, तभी करंट अकाउंट में डेफिसिट आएगा। गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है, उसकी वजह से एफआरबीएम एक्ट था, उसमें बोला गया था कि फिस्कल डेफिसिट कम करो, रेवेन्यू डेफिसिट कम करो। उसके बाद हम लोग ने किया था, और उससे मतलब डेफिसिट से बिलो तो लिमिट में हम लोग गए ही नहीं थे, है ना। तो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन द करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट वो होता है जिसमें कोई भी लाइबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज नहीं होती है, या असेट जो होता है वो डिक्रीज नहीं होता है, वो हम लोगों ने करंट अकाउंट जो बजट में पढ़ रखा है ना। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया था गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही थी एंड उसके अकॉर्डिंग उसको रेवेन्यू जो था वो नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये होता है कि जब हम लोग मॉनेटरी स्टिमुलस करते हैं या मॉनेटरी पॉलिसी में, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक और टर्म होता है, इसको याद रखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब आरबीआई ज्यादा मनी लाती है इकोनॉमी में, तो अभी तो हो गया, अभी तो खूब सारा पैसा दे दिया, लेकिन ये किस पे असर करेगा, फ्यूचर गवर्नमेंट्स पे, उनके बजट एलोकेशन पे, फ्यूचर स्पेंडिंग पे। ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस था इंक्रीज इन द करंट अकाउंट डेफिसिट। नेक्स्ट, which sectors experienced a significant drop during the pandemic? अब ये कोविड-19 पैंडेमिक की बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा ऐसा सेक्टर था जो कि रेजिलियंट था, कौन सा ऐसा सेक्टर था जो कि रेजिलियंट था, कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जिनमें ड्रॉप हुआ था? ऑप्शन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। कौन सा ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें काफी कम ड्रॉप ड्यूरिंग द पैंडेमिक, मतलब कि इनका जो प्रोडक्शन था या फिर इनका कंट्रीब्यूशन था ये डिक्रीज हो गया था? बी, 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 2, 3 एंड 4। वेरी नाइस, 2, 3 एंड 4 is the correct answer. Manufacturing, mining, quarrying, agriculture and related activities, this was the only sector जिसमें ड्रॉप देखने को नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, तो उसकी वजह से बाकी सारे सेक्टर्स तो बंद हो गए थे, बट एग्रीकल्चर नहीं बंद हुआ था, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज रेजिलियंट पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। मैम वाटर सप्लाई पे भी हुआ था। हाँ, वाटर सप्लाई भी हुआ था, वो भी बंद हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई सबके साथ दिक्कत हुई थी। ओके। ठीक है, अब देखिए ये ना सेक्टोरल इम्पैक्ट जो हम लोग के पास, अगर आप डेटा देखोगे तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और माइनिंग इनफैक्ट रेजिलियंट ही बोला जाता है इसको। अब उसके बाद फिशिंग वगैरह जो आता है, माइनिंग एंड क्वेरिंग क्या हुआ, रिकवर करना शुरू हुआ था। अभी भी जो सफर कर रहे हैं, स्टिल सफरिंग कौन सा सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर। हम लोगों के जो सर्विसेज सेक्टर जो अभी भी सफर कर रहे हैं, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें अभी भी उनको दिक्कत हो रही है, स्टिल सफर कर रहे हैं, पूरी तरीके से प्री पैंडेमिक लेवल पे वो नहीं आ रहा है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा रेजिलियंट रहा है वो कौन सा रहा है, हम लोग का एग्रीकल्चर।
वो नेगेटिव में नहीं गया। सर्विसेज सेक्टर स्टिल रिपेयरिंग, बाकी सारे जो हम लोग के सेकेंडरी सेक्टर है वो धीरे धीरे रिपेयर कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, सो ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर फिनिश्ड। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन, which activities are included in the quaternary sector? हम लोग के पास जो मेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर है उसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट सेक्टर है, एक क्वार्टरनरी है, दूसरा कौन सा है? एक और जो नया सेक्टर डेवलप हुआ है, दूसरे सेक्टर का नाम बताइए। क्यूनरी। क्विनरी सेक्टर, क्विनरी सेक्टर। रिसर्च। हाँ, अब इसका आंसर आप मुझको चैट बॉक्स में दो। ऑप्शन, which activities are included in the quaternary sector? ए, अच्छा, क्वार्टरनरी पूछा है, क्विनरी नहीं पूछा है। हाँ, अब आया सही आंसर ललित। 1 and 4, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डी इज द राइट आंसर। गवर्नेंस और सीनियर कॉर्पोरेट कंपनी एक्टिविटीज एग्जीक्यूटिव किस में आते हैं? तो क्विनरी में आता है। रिसर्च आ गया, डेवलपमेंट आ गया, टीचिंग आ गया, ये सारी चीजें क्वार्टरनरी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से कीजिएगा। नॉलेज सेक्टर पे, मैच द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद देयर फील्ड और प्रोडक्ट। रेवोल्यूशंस दिए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, और उसके साथ में दिया है कि कौन से सेक्टर में उसको वो आया था रेवोल्यूशन। मैच द फॉलोइंग, बताइए, मैच द फॉलोइंग। कॉटनरी सेक्टर को यस नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, इसमें टीचिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट ये चीजें आती हैं। इसको ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोला जाता है, इकोनॉमीज ह्यूमन रिसोर्सेज। सी, ठीक है, और बाकी लोग भी आंसर करो। बी, बी, चलिए मैच करके देखते हैं। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे था? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन ये था हम लोग का जूट, ठीक है, तो 1 का तो हो गया सी। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड था, तो बी का हो गया ए, 2 का हो गया ए। सिल्वर रेवोल्यूशन वाज एक्स, सिल्वर रेवोल्यूशन 3 का हो गया डी, एंड ब्राउन रेवोल्यूशन था लेदर, ब्राउन 4 का हो गया बी। सी ए डी बी ऑप्शन, सी ए डी बी सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, ठीक है। तो ये ना, अब देखिए बहुत सारे रेवोल्यूशन है जो आप लोग को दिए गए हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए किससे रिलेटेड है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमको पता ही है, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क डेयरी हमें पता है, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है। इनके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट के जो प्रोपोनेंट्स भी हैं, या फिर जिनको फादर्स ऑफ दीज रेवोल्यूशन बोलते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रेवोल्यूशन से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इससे रिलेटेड कि इस रेवोल्यूशन में कौन सा प्रोडक्ट था, या इस रेवोल्यूशन का फादर ऑफ रेवोल्यूशन कौन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, which of the following revolutions is not correctly matched with its father? चलिए वो क्वेश्चन भी आ गया। अब देखिए ये बहुत बेसिक रेवोल्यूशंस है, बहुत बेसिक वाले हैं जो हमको पता है। आपको बताता है इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। येलो रेवोल्यूशन मिस्टर सैम पित्रोडा, पी। पिंक रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन, सी। रेड रेवोल्यूशन मिस्टर विशाल तिवारी, डी। सिल्वर रेवोल्यूशन मिसेस इंदिरा गांधी। एन, एन कौन सा ऑप्शन है? बी आ रहा है, बी, ओके। कोई कुछ कह रहा है? बी, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन किसने दिया था? ऑयल सीड्स वाला था, ऑयल सीड्स, सैम पित्रोदा। यस, ये ठीक है। पिंक, अच्छा अब देखिए यहाँ पे ना हमको अच्छे से पता है एम एस स्वामीनाथन तो ग्रीन रेवोल्यूशन के थे, है ना, ये तो सभी को पता है। एम एस स्वामीनाथन तो ग्रीन रेवोल्यूशन के थे फॉर एग्रीकल्चर, तो पिंक रेवोल्यूशन के नहीं थे। अब पहले बताइए पिंक रेवोल्यूशन था किसका? पिंक रेवोल्यूशन
काफी सारी चीजें उसमें, अनियंस भी आता है उसमें, फार्मास्यूटिकल्स भी आता है। तो MS स्वामीनाथन नहीं थे पिंक रेवोल्यूशन के, पिंक रेवोल्यूशन के थे मिस्टर दुर्गेश पटेल, मिस्टर दुर्गेश पटेल। ठीक है, अनियन, पिंक रेवोल्यूशन अनियन, वेरी गुड। रेड रेवोल्यूशन रेड रेवोल्यूशन मिस्टर विशाल तिवारी, ये ठीक है। रेड रेवोल्यूशन किसके लिए था बताइए? रेड रेवोल्यूशन, रेड किसका कलर होता है? रेड रेवोल्यूशन, मीट एंड टोमेटो, यस, मीट, यस यस करेक्ट। सिल्वर रेवोल्यूशन मिसेस इंदिरा गांधी, वेरी नाइस। अब देखिए, सिल्वर रेवोल्यूशन जैसे अगर दिया है तो एग से, अगर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन होगा तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, नहीं वो तो गोल्डन फाइबर था, जूट तो गोल्डन फाइबर था। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन था कॉटन, सिल्वर फाइबर है कॉटन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो याद रखने हैं, उनके किस प्रोडक्ट के लिए है और उनके प्रोपोनेंट्स याद। चलिए नेक्स्ट। India's services sector has shown significant growth over the years. Which of the following statements accurately represents this growth? अब ये recent data है, recent data ये बता रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर ग्रो हुआ है डेफिनेटली। कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो बता रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यस सर्विसेज सेक्टर हैज ग्रो? ये है ऑप्शन, बताइए। The sector accounted for 33% of India's GVA in 1950 and 54% in 2020-21. Growth rate of 2018-19 was higher than in 17-18. The segments of the services sector that experienced the growth slowdown include tourism, trade and communication services. India's services sector generates a substantial number of jobs in proportion to its share in GVA. बताइए। आंसर कीजिए, अब तक मुझे एक भी आंसर नहीं मिला। ए, ठीक है, चलिए एक आंसर मिला, एंड डी। अब हम लोग इसमें एलिमिनेट कर देते हैं। इंडिया सर्विसेज सेक्टर जनरेट्स अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ जॉब्स, ये तो गलत हो गया। इंडिया का अभी भी जो जॉब्स है जिसमें एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर का ही हाई है। GVA या GDP सर्विसेज का हाई होने के बाद भी दैट सेक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू द एम्प्लॉयमेंट, वो किस में जाता है? वो एग्रीकल्चर में जाता है। तो हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, तो C और D कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा 1 and 3 या 2 and 3। तो 3 तो सही है, दोनों में 3 आ रहा है, 3 सही हो गया। The sector accounted for 33% of India's GVA in 1950 and 54 in 21-22. ये स्टेटमेंट भी सही है। हम लोग ने देखा कि 50 से लेकर अब तक के बीच में इंक्रीज हुआ है। 18-19 का क्या सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ रेट was higher than 17-18? तो नहीं, 17-18 का ज्यादा था। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है ये, बट एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 हमको अच्छे से पता है कि ये दोनों स्टेटमेंट तो सही होने ही हो। ठीक है, हमने एलिमिनेट कर दिया सबसे जो सामने दिख रहा था ऑप्शन, फोर्थ स्टेटमेंट हमने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद हमको दो ऑप्शन बचे 50-50, KBC में मिलता है ना 50-50, उसमें से हम लोग ने अपना देख लिया कि 1 and 3। चलिए 1 and 3 is right। Next, what has been the trend in the share of agriculture in India's GVA? Very simple question. What has been the trend in the share of agriculture in India's GVA in recent years? बताइए। B, ये तो सब लोग आंसर कर सकते हो बहुत आसानी से। B, B, वेरी गुड, यस, स्टेडीली डिक्रीज है। स्टेडीली एग्रीकल्चर का शेयर डिक्रीज हो रहा है। स्टार्ट करते 50-51 के टाइम पे 50% से ज्यादा था, फिर कम हुआ 40-35, ऐसे ऐसे करके अभी हम लोग का कितना बचा है? कुछ 18.6% 21-22 के डेटा के हिसाब से, राइट? तो स्टेडीली डिक्रीज करता जा रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का बताओ।
अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है? इंक्रीजिंग हो जाएगा। इंक्रीजिंग तो है बट बहुत एक तरीके से कांस्टेंट बोल सकते हैं। मतलब देखिए, रीसेंट ईयर्स की अगर बात हो रही है ना, जैसे यहाँ पे पूछा गया रीसेंट ईयर्स, तो रीसेंट ईयर्स हैज रिमेन कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट रहा है? 26 से 28% के बीच में ही रहा है। एक बार 1990s से अगर शुरू कर दे रहे हैं हम लोग, तो वहां से लेकर अब तक 26 से 28 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कभी 26, कभी 27, फिर 26, बढ़ रहा है, घट रहा है। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं सर्विसेज सेक्टर की, सर्विसेज सेक्टर का क्या हो रहा है? स्टेडीली इंक्रीज कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, हाई रेट पे इंक्रीज कर रहा है ना? शुरू हुआ था तो 30% के आसपास था, अभी 50% से भी ज्यादा हो गया है, सबसे ज्यादा। राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर इंडस्ट्री का आता है तो ऑलमोस्ट रिमेन्ड कांस्टेंट 26-28% के पीछे, बहुत ज्यादा इंक्रीज है, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In comparison to the unorganized sector, how does the organized sector fare regarding unemployment? ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सैलरी से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, लॉज एक्ट से रिलेटेड, ये सारी चीजें। राइट, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूछा क्या गया है कि रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ए बी, ओके। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? Okay, so in comparison to the unorganized sector, organized sector has lower unemployment. It has lower unemployment rate. Lower unemployment. Organized sector ज्यादा employment देता है। एक तो रीजन है एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, दूसरा रीजन है कि आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, है ना? एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं तो आप लोग एम्प्लॉयड हो। और क्या डिफरेंसेस है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के सेक्टर में? जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स फिक्स्ड होती हैं, रेगुलर होती है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाता है। बहुत सारे एक्ट्स है जो कि गवर्न करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर इसमें इंक्लूड होता है ना? प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस है जो आपको पता होना चाहिए। द राइट आंसर हियर इज लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑप्शंस दिए हैं इन स्टेटमेंट्स में से एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है एग्री में, वो अनऑर्गेनाइज नहीं। देखिए, हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया या फिर सर्विसेज सेक्टर आ गया, जहाँ पे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट या टर्म्स होते हैं। तो जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर कुछ फर्म्स हैं, फर्म्स आर ऑर्गेनाइज, फिर जैसे वेंडर्स हो गए, ये लोग हो गए, तो ये सारी चीजों का होता है। बट इधर क्या बात हो रही थी? लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर को नहीं, बाकी सारे सेक्टर्स को देखते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज। एम्प्लॉयमेंट जो मिलता है एग्रीकल्चर में, तो किसी को एम्प्लॉय कर ही नहीं रहे हैं ना, वो तो खुद ही से कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का बताइए फिर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट, नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो नहीं होता है। एंटरप्राइजेस आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, ओके। फिर affiliated with trade unions, reliance on indigenous technology। बताइए। बी, द करेक्ट आंसर हियर इज डी होगा, बी नहीं होगा, डी होगा। इंटरप्राइजेस आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, रिलायंस ऑन इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी। अफिलिएटेड विद ट्रेड यूनियंस तो नहीं होगा ना, सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रेड यूनियंस की फैसिलिटी नहीं है। डी इज द राइट आंसर। यस अश्विनी, डी, वेरी गुड, डी। सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हर एक फर्म में ट्रेड यूनियन नहीं है। ट्रेड यूनियन रखना कंपलसरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ये याद रखिएगा।
ठीक है, कंपल्सरी ट्रेड यूनियंस किस में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसमें से कौन सा एक्ट है जो कि वर्क करता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सा एक्ट है जो कि वर्क करता है? फैक्ट्रीज एक्ट, बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, नन ऑफ द अबव। सी, डी, सी, सी, डी। ओके, हार्दिक ने बोला डी। ग्रेट। ट्रिक क्वेश्चन, नन ऑफ दी अबव। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसमें से कोई भी एक्ट है जो कि वर्क नहीं करता। ये सारे किसके हैं? ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट कैसे हो गया? क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स है कि इतना मिनिमम वेजेस मिलना ही मिलना है? नहीं ना। तो मिनिमम बोनस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ये इसमें नहीं आता है। ये सारे एक्ट्स, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी एक्ट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी एक्ट। ये सारे गवर्नमेंट के एक्ट्स है जो किसमें आते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ट्रिक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नन ऑफ द अबव, इनमें से एक भी एक्ट नहीं। अब धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी थोड़ा सा रेगुलेशन के अंदर लाया जाए, उसके लिए एक्ट्स आ रहे हैं, वो अलग है। बट ये सारे एक्ट्स है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर। Aside for employment, how does the construction sector contribute to other sectors of the economy? कंस्ट्रक्शन सेक्टर किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी? इट primarily relies on other sectors for growth. It has limited interaction, input through backward and forward linkages, mainly competes with other sectors for resources. बताइए। सी, सी। ठीक है, सी एकदम सही है। It provides growth inputs through backward and forward linkages. बैकवर्ड, अब देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो भी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, वो हेल्प करते हैं दूसरे सेक्टर्स को, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स फॉर अदर सेक्टर्स। इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स फॉर अदर सेक्टर्स, चाहे वो इंटरमीडियरी या फिर रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड लिंकेज क्या होगा? एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। तो बैकवर्ड लिंकेज क्या होगा? हम लोग कंस्ट्रक्शन से, लेट्स से ट्रैक्टर्स डेवलप हुआ, कोई मशीनरी डेवलप हुई, वो एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है। फॉरवर्ड क्या हो सकता है? कोई अगेन मशीनरी हुई, वो किसी और इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकता है, सर्विसिंग में यूज हो सकता है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर, राइट? वॉट जो इस सेक्टर में बन रहा है, इट कैन बी मेड, इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी अदर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर में भी होता है ना। एग्रीकल्चर में भी रॉ मटेरियल जो बनते हैं उसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं, वो बाकी सेक्टर्स यूज करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड दैट्स ऑल। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, अभी टाइम है अगर आप लोग के पास तो रुकिए, वी विल ट्राई टू कवर दीज क्वेश्चंस। बताइए, कंटिन्यू करना है? यस, थोड़ा सा टाइम का रह गया, हम लोग अभी 20। मैम इसको थोड़ा टाइम लगेगा मैम। यस, वी हैव 30 मोर क्वेश्चंस फॉर टुडे। कंटिन्यू करते हैं। क्या आप लोगों का आज लीव है? यस, नो कंटिन्यू। लीव मैम। ओके, तो कल से थोड़ा टाइमिंग लीव शिफ्ट, कल से थोड़ा टाइमिंग पहले की तरफ कर लेंगे अभी। मैम 6 to 7:30 कर लेते हैं। हाँ, कल से कर लेंगे। आज का सेशन में कंटिन्यू करती हूँ, इसका रिकॉर्डेड भी होगा, वो आप देख सकते हो, चलेगा? ओके मैम। ठीक है, तो बाकी लोग जो कंटिन्यू करने को बोल रहे हैं, मैं कंटिन्यू करती हूँ। एंड कल से हम लोग जल्दी कर लेंगे। ठीक है, कल से हम लोग 6 से कर लेंगे। ओके देन, चलिए। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नीति आयोग। Question. Planning is a vital component of every economy. Select the correct statements regarding planning. Planning से related इसमें से कौन से statements हैं जो कि सही है? From a territorial standpoint, planning may be regional or national. From a political standpoint, planning may be long-term or short-term. The United States was the first country to begin regional planning in 1916. National planning started with Soviet Union. Again,
जो आपका चैप्टर है इकोनॉमिक प्लानिंग, उसके फर्स्ट पेज पे ये सारी इंफॉर्मेशन। ये क्या है? टाइप्स ऑफ प्लानिंग, राइट? टाइप्स ऑफ प्लानिंग। बी, ओके, बाकी लोग भी आंसर करो। सी डी, अच्छा अलग अलग आंसर आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। फ्रॉम अ टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट प्लानिंग में भी रीजनल और नेशनल, ठीक है। टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट से रीजनल नेशनल होता है, ठीक है। टेरिटरी बता रहा है, कौन सा टेरिटरी कवर कर रहा है प्लान। पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट प्लानिंग में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, पॉलिटिकल हम लोग की कौन सी गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स वाज द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन रीजनल प्लानिंग इन 1916, करेक्ट एकदम। रीजनल प्लानिंग यूनाइटेड स्टेट्स 1916। नेशनल प्लानिंग स्टार्टेड विद सोवियत यूनियन, ये भी करेक्ट है। सोवियत यूनियन ने फर्स्ट टाइम इसको अपने 5 ईयर प्लान में किया था 1928 के अराउंड। 5 ईयर प्लान जो सोवियत यूनियन से हमने लिया है वो उसके उन्होंने स्टार्ट किया था 1928। तो ठीक है, तो क्या क्या सही हुआ? 1, 3 एंड 4। ऑप्शन बी सबसे पहले मुझे इसका आंसर आया था, पराधा का आया था, राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा टाइप्स कौन कौन से। इसके अलावा और भी टाइप्स है। सेक्टोरल प्लानिंग हो गया, सेक्टोरल प्लानिंग में हम लोगों के ज्योग्राफी से रिलेटेड आते हैं। स्पेटियल प्लानिंग हो गया, अगेन जो भी लोग एरिया, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग प्लानिंग होगी, साउथ स्टेट्स के लिए अलग प्लानिंग होगी, इस तरीके से, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, 1, 3 एंड 4। तो ये याद रखिएगा जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। चलिए नेक्स्ट, what categorization of planning is based on participation stand? पार्टिसिपेशन स्टैंड पॉइंट से कौन सी कैटेगराइजेशन? रीजनल एंड नेशनल, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, सेक्टोरल एंड जोग्राफिकल, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन स्टैंड पॉइंट। बी किसका आंसर दे रहे हो आप लोग? अब अच्छा इसका इसका आंसर फिर से दो। बी, अश्विनी ने बोला बी, और बाकी लोग? बी, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। पार्टिसिपेशन, अगेन गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज केवल एक सेंटर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पार्टिसिपेट करेगी। डिसेंट्रलाइज फेडरल गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारे इसमें लेवल्स हैं। सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल है, पंचायत है, ठीक है। तो अलग अलग होता है, तो इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग भी है, राइट। थोड़ी सी इसमें ओवरलैपिंग भी है। पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से फेडरल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, लोकल हो सकता है। पार्टिसिपेशन स्टैंड पॉइंट से क्या होगा? सेंट्रलाइज्ड होगा या फिर डिसेंट्रलाइज्ड होगा। हल्का सा ओवरलैपिंग है, बट उसको डिफरेंस को आपको समझना है। अब रीजनल और नेशनल प्लानिंग, ये तो हम लोग को ऑलरेडी हमने देख लिया रीजनल या नेशनल प्लानिंग क्या होता है। सेक्टोरल प्लानिंग, किसी एक सेक्टर, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या रेलवेज का अलग बजट पहले बना जाता था तो रेलवेज से रिलेटेड। जोग्राफिकल प्लानिंग, किसी पर्टिकुलर एरिया, अगेन नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, साउथ की बात कर रहे हैं, सेंट्रल स्टेट्स। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये हो जाता है टेम्पोरल। अगर पूछा जा रहा है टेम्पोरल टाइम, तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग, राइट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग 5 year plans with the respective models. Match the following 5 year plans with the respective models. सेकेंड 5 year प्लान दिया है, फोर्थ 5 year, 12th 5 year, 9th 5 year। अब 5 year प्लान से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है? कुछ 5 year प्लान्स हैं जो बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ईयर्स याद रखने हैं। ईयर्स याद रखने के अलावा आपको क्या याद रखना है कि कोई इंपॉर्टेंट स्लोगन अगर दिया गया था, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मॉडल था जो कि फॉलो किया गया था, किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट के रिकमेंडेशन से जो, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सबसे इजी बताओ, सेकेंड 5 year प्लान में कौन सा मॉडल था? सबसे इजी है, सबको पता है।
ए का क्या होगा, बताइए ए। अरे कोई आंसर नहीं कर रहा। बी सी। देखिए सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारा किस पे फोकस कर रहा था, इंडस्ट्री पे फोकस कर रहा था, है ना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, महानलोबिस मॉडल। महानलोबिस मॉडल ये सबको पता है। अगर हमको सेकेंड 5 ईयर प्लान का महानलोबिस मॉडल था 1 का सी, तो हमको एक ही ऑप्शन बचा, सही हो गया। अब देखिए इसमें ना सारे अलग अलग दिए हुए हैं, अगर ऐसा मैच द फॉलोइंग देंगे तो वो लोग भी ट्रिकी उसको नहीं बनाएंगे। एक भी आपको पता है तो आप सही आंसर कर दोगे। ठीक है, दूसरी चीज जो सबको पता है, 12th 5 ईयर प्लान का गोल क्या था, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर 3 का बी पता है, देखिए 3 का बी भी केवल इसी में और किसी में नहीं है, तो भी आप सही मान कर दोगे। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान महानलोबिस मॉडल, 12th 5 ईयर फास्टर मोर इंक्लूसिव, 9th 5 ईयर प्लान जो हम लोग का था, इट इज ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, 4th गैडगिल स्ट्रैटेजी। राइट, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखने हैं। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर महानलोबिस तो सभी को पता होगा, महानलोबिस थे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने बोला था। 4th 5 ईयर प्लान जो था वो किस पे फोकस कर रहा था, वो गैडगिल स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज की थी। गैडगिल स्ट्रैटेजी स्पेशलाइज फोकस था स्टेबिलिटी पे, प्रोग्रेस पे, सेल्फ सफिशियंसी की बात की थी। राइट, सेल्फ सफिशियंसी की बात की थी यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, which economic model was followed in the first 5 year plan? Again, very simple, very basic. Options: the aggregate production function, basic growth model, Harrod-Domar model या फिर neoclassical growth model। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंडिया ने कौन सा मॉडल फॉलो किया था, बताइए। सी सी ओके, ठीक है, करेक्ट एकदम, हैरेड-डोमार मॉडल। अब हैरेड-डोमार मॉडल ये इकोनॉमिक थ्योरी में चला जाएगा। उन्होंने फैक्टर की बात की थी कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है उसी पे फोकस करो। वो क्या फोकस करते थे कि किसी एक सेक्टर पे करो। दूसरा उनका फोकस था एग्रीकल्चर। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोग का एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे, इन सब पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, लार्ज स्केल फूड इंपोर्ट्स की बात यहाँ पे की गई थी। राइट, तो सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस, तो ये सारी चीजें थी। तो हैरेड-डोमार मॉडल was followed in the first 5 year plan। हैरेड-डोमार का मतलब उनका कहना था कि एक सेक्टर पे फोकस करो तभी ग्रोथ होगा, तो उन्होंने एग्रीकल्चर बोला। चलिए नेक्स्ट, which years were plan holidays for the Indian economy? Again very basic, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सिंपल भी हैं जो आप लोगों को सबको पता होने चाहिए। प्लान हॉलीडेज, which years were plan holidays? PCA। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर यस ए, फाइन, ए इज द करेक्ट आंसर। 66 to 69 ये क्या थे, ये 3 एनुअल प्लान्स थे। दीज वर 3 एनुअल प्लान्स। हम लोग 5 ईयर प्लान्स फॉलो कर रहे थे, पर फिर हम लोग ने क्या किया कि कुछ डिसरप्शंस आए, कुछ जैसे इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया था, इन्फ्लेशन हो गया था, सिवियर ड्रॉट्स थे, रीजंस भी पूछे जाते कि 5 मतलब कि एनुअल प्लान्स क्यों लाए गए थे। तो इंडो पाक वॉर था, फिर उसके बाद ड्रॉट्स फेस किए जा रहे थे, इन्फ्लेशन था। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि एनुअल प्लान्स लाए गए थे, इनको प्लान हॉलीडे भी, प्लान हॉलीडे या फिर एनुअल प्लान। 66 to 69 ये करेक्ट आंसर है। राइट, किस किस रीजन की वजह से, इन तीनों की वजह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग? अब हम लोग नीति आयोग में, नीति आयोग बताइए। नीति आयोग was formed 25th January 2016। नीति आयोग comes under the Ministry of Commerce and Industry। Full form of नीति आयोग is National Institution for Transitioning India। The नीति आयोग is a policy think tank of the government of India। अब इसमें ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन।
डी डी डी। आप लोग सब लोग कह रहे हो कि नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक, तो फिर बताइए नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था? अगर 25 जनवरी 2016 में नहीं हुआ था तो कब फॉर्म हुआ था? कब फॉर्म हुआ था? 1 जनवरी 2015, करेक्ट। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 जनवरी 2015। नीति आयोग कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये क्यों गलत है? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है बताइए? फाइनेंस के अंदर नहीं आता है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। वैसे तो ये थिंक टैंक की तरह वर्क करता है, तो मिनिस्ट्री का ज्यादा रोल नहीं है, पर अगर ऐसा होता है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, राइट। फिर फुल फॉर्म, फुल फॉर्म में क्या गड़बड़ है? फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का? यस, प्लानिंग, वेरी गुड। फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांजिशनिंग इंडिया। नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग, एग्जैक्टली। ट्रांजिशनिंग नहीं है, ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड पॉलिसी थिंक टैंक है, ये तो सही है। तो सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट नीति आयोग? अगेन नीति आयोग से रिलेटेड है, कौन से स्टेटमेंट है नीति आयोग से रिलेटेड जो कि सही है? The aim of Niti Aayog is to achieve sustainable development goals and to enhance cooperative federalism in the country. The Prime Minister of India is the ex officio chairperson of Niti Aayog. There are 8 full-time members in the Niti Aayog. बताइए कौन से स्टेटमेंट सही है? डी, डी, ओके। डी मतलब किसी ने ए भी बोला। एम ऑफ नीति आयोग इज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यस सही है। ये यही केवल एम नहीं है, और भी एम है, बट ये भी एम है। प्राइम मिनिस्टर, ये तो सभी को पता है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। आप लोग कह रहे हो कि थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है, बिल्कुल 1 एंड 2 सही है। तो 8 फुल टाइम मेंबर्स नहीं है तो कितने फुल टाइम मेंबर्स है? 6। नहीं, 6 नहीं है। 3 भी नहीं है, 4 फुल टाइम, 4 फुल टाइम मेंबर्स है नीति आयोग के। मैम आउट ऑफ विच विल बी अ चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड सीट, मतलब कैसे टोटल कितने थे उनके मेंबर्स नीति में? एक सेकेंड, क्या पूछ रहे हो आप? हाँ, ये जो 4 फुल टाइम मेंबर्स की हम लोग जैसे बात करें, नीति आयोग किस किस से बनता है? हम लोग के पास जो चेयरपर्सन है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है नीति आयोग के, वाइस चेयरपर्सन है, और ये 4 फुल टाइम मेंबर्स है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, और स्पेशल इनवाइटीज है नीति आयोग की। तो ये कॉम्पोजिशन है नीति आयोग में कि नीति आयोग के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, राइट। तो मतलब चार में से मैडम ये चार फुल टाइम है, उसके अलावा भी मेंबर्स है भाई? हाँ, उसके अलावा भी मेंबर्स होते हैं। तो वो कितने मेंबर्स हैं मैम अलावा? वो स्पेशल इनवाइटीज होते हैं कि मतलब जैसे मीटिंग बैठ रही है नीति आयोग की, तो फिर उसमें ठीक है। बुलाया जाएगा उनको। स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हो जाएंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट हो जाएंगे, ये सारे। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। What was the term plan? What does the term plan holidays refer to in the context of India's economic plan? Very simple question. बताइए। A period of frequent 5-year plans, a period of 1-year plan, a period of disruptions in the planning process due to crisis, a period of increased centralization in plan.
बी बी अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा जैसे वो वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर यहाँ पे अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट होता तो बी और सी दोनों सही होता। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये मल्टीपल सिलेक्शन में ही आएगा। 1 ईयर प्लान तो ठीक है होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्लान हॉलीडे 1 ईयर प्लान ही हो, कई बार प्लानिंग नहीं भी हो। ठीक है, तो पीरियड ऑफ डिसरप्शन इन द प्लानिंग प्रोसेस ड्यू टू अ क्राइसिस, ये दोनों ही स्टेटमेंट, बी एंड सी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये मल्टीपल सिलेक्शन में आएगा। अ पीरियड ऑफ 1 ईयर प्लान भी हो सकता है इंडिया के केस में, क्योंकि ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। एंड डिसरप्शन भी, क्राइसिस भी हुआ था, ड्रॉट्स हुए थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, उसी के रीजन की वजह से हम लोग का ये प्लान हॉलीडेज हुआ था, राइट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो सकते, बी एंड सी बोथ कैन बी राइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसमें से कौन सा नीति आयोग का फंक्शन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग? To evolve a shared vision of national development priorities, sectors, and strategies, to foster cooperative federalism, to give final approval to the 5-year plans of India, to create a knowledge innovation entrepreneur. सब लोग सी आंसर कर रहे हैं, एग्जैक्टली सी इज राइट। 5-ईयर प्लान्स ऑफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर गिव फाइनल अप्रूवल टू द 5-ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, ये गलत हो जाएगा। इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग, इट इज नॉट अ फंक्शन। अब नीति आयोग के अंदर जो टीम इंडिया आती है, उसके अलावा एंड नॉलेज आती है। टीम इंडिया, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये 3 चीजें याद रख लीजिए। टीम इंडिया, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इनोवेशन हब। अब ये वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया, ये डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, बट ये 2 हब्स है, टीम इंडिया नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो कि वर्क करते हैं, थिंक टैंक की तरह वर्क करते हैं। कौन कौन सी वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू डेवलपमेंट करते हैं, स्ट्रैटेजीज बताते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी, ये सारा काम होता है उनका, राइट। नेक्स्ट, नीति आयोग स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया एट 75 कंटेन्स 4 सेक्शन, which among the following is not one of them? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट। नीति आयोग न्यू इंडिया एट 75, ये एक प्लान दिया था, तो उसके अंदर उन्होंने 4 डायमेंशन दिए थे, 4 सेक्शन दिए थे। कौन सा इसमें से नहीं है? ड्राइवर्स, गवर्नेंस, हेल्थ केयर, इंक्लूजन। बताइए। सी, सी, बी, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया में ड्राइवर्स है, गवर्नेंस है, इंक्लूजन है, हेल्थ केयर नहीं है। हेल्थ केयर की जगह यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स उन्होंने दिए हैं इनके अंदर, कि मतलब ड्राइवर्स क्या क्या है इंडिया की ग्रोथ के लिए, कि मतलब बाय द ईयर, जब हम लोग को 75 फिफ्थ इंडिपेंडेंस वाला था, तो ये अनाउंस किया गया था इन द ईयर 2018 कि क्या क्या हम लोग के स्टेप्स होने चाहिए सेंट्रल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किस तरीके से हम लोग अपने एम्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है, ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस, प्रॉपर डिटेल में कि ड्राइवर्स क्या क्या हम लोग के कि एक टर्म था इसमें, एक टर्म यूज किया जाता है जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ई नाम जो है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स, ई नाम है ना, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके अलावा जो हम लोग का एक एक्सप्लोर इन इंडिया मिशन था, तो ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर दी गई थी ड्राइवर्स के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या स्टेप्स लिए हैं, फिर इंक्लूजन में क्या क्या स्टेप्स लिए गए, जैसे कि जो प्रधानमंत्री जन आधार वाला था वो भी इसी के अंदर आया था, जन आरोग्य अभियान आया था, गवर्नेंस में स्टेप्स लिए गए थे, तो ये इसका था। तो 4 जो सेक्शंस हैं वो है ड्राइवर्स, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूजन। ओके, ये चैप्टर भी हो गया। स्टिल डू यू विश टू कंटिन्यू फर्दर, और आगे कंटिन्यू करना है, या आज के लिए इतना करें?
मैम आज के लिए इतना काफी है। ओके, मुझे एक यस भी मिला है, बाकी लोग भी बताओ। ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी के लिए रखते हैं, आज एंड करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है। एंड कल से क्लास जल्दी कर सकते हैं हम लोग, वो हम आपको बता देंगे। हाउ वाज दिस सेशन प्लीज, सेशन कैसा लगा आप लोग को? हाउ वाज द सेशन? गुड, यूजफुल लगा? ग्रेट, ठीक है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग रिवीजन करो, ठीक है? ये तो पढ़ ही रहे हो, उसके साथ में और भी चीजें, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो सारी चीजें 6 to 7:30, ठीक है? कल से हम लोग ये टाइम रखेंगे, 6 से करते हैं। ओके, ग्रेट सेशन। प्लीज अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग फीडबैक दो हमको, कोई और चेंज लाना है, कुछ और करना है, वो भी बताओ। एंड enroll for this session if you wish to continue with this, if you want us to continue more combinations question, ठीक है? more combinations questions, ओके। ये मैं एक फीडबैक ले रही हूँ। और कोई चीज किसी को बताना है? आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी होगा, आप ग्रुप पे भी बोल सकते हो, ग्रुप पे यू ऑल आर देयर। चलिए, तो आज का सेशन एंड करते हैं, कल से वील हैव द सेशन फ्रॉम 6। आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो जितने ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि रिवीजन के लिए अभी जो भी टाइम है उसमें मॉक टेस्ट करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वहां पे भी क्वेश्चंस है बहुत सारे अवेलेबल हैं। ये कोर्स एक बार आप जाओ, माय ऑनलाइन ट्रैक के साइट पे जाओ, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, एक्सप्लोर करो आपको जो सही लग रहा है, एंड यस, एनरोल फॉर दिस थिंग। ओके, देन वील एंड टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो एक्टिव। ज्यादातर लोगों ने ऑलमोस्ट सही आंसर्स ही दिए थे, तो आप लोग का रिवीजन अच्छा चल रहा है, आई एम गेसिंग। यस, ओके, थैंक यू।